हेमा मालिनी लक्स साबुन से नहीं बल्कि बेसन में मलाई डालकर नहाती है और पूरे देश को ये बात नहीं बताती, वरना पूरे देश की महिलाएं हेमा मालिनी की तरह खूबसूरत हो जाएंगी। बल्कि इस बात को देश के सामने कहने वाले इंसान का नाम था राजीव दीक्षित। याद रखिए, साल 2009 योग गुरु बाबा रामदेव की मुलाकात राजीव दीक्षित से हुई। वही राजीव दीक्षित जो उस समय तक स्वदेशी के चेहरे के रूप में इस देश के बड़े नाम बन चुके थे और अगर आज जिंदा होते तो आयुर्वेद के सबसे बड़े ब्रांड होते। वही राजीव दीक्षित जिनके अखंड भारत की कल्पना स्वदेशी के इर्द गिर्द बुनी हुई थी और जिन्होंने अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अटल बिहारी वाजपेयी से रेगुलर बातचीत का दावा किया था। पिछले 9 सालों से देश में स्वदेशी मूवमेंट के लिए राजीव दीक्षित ने बड़े काम किए थे और वो शानदार भाषण देने के भी धनी थे। विदेशी कंपनीज के बारे में उनके भाषण आम जनमानस के बीच में काफी ज्यादा पसंद किए जाते थे, इसीलिए उनकी पर्सनैलिटी से बाबा रामदेव भी काफी ज्यादा प्रभावित हुए। दोनों की सोच एक ही मिशन की तरफ थी, भारत में स्वदेशी मूवमेंट को आगे बढ़ाना। तारीख आई 29 नवंबर साल 2010। इसी दिन राजीव दीक्षित का जन्मदिन था, लेकिन इसी दिन छत्तीसगढ़ की भयानक शाम भारत के स्वदेशी मूवमेंट के भविष्य के ऊपर कहर बनकर टूटी और अचानक मात्र 43 साल की उम्र में शानदार स्पीकर, आम जनता के प्रिय स्वदेशी मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले राजीव दीक्षित की मौत हो गई। लेकिन कई लोगों ने माना कि राजीव दीक्षित की मौत नॉर्मल नहीं थी, बल्कि उसके पीछे थी एक बहुत बड़ी साजिश। आखिर क्या वाकई राजीव दीक्षित की मौत सामान्य नहीं थी? क्या है उनकी मौत को लेकर इस देश की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और शक की सुई ने किस बड़ी हस्ती की तरफ इशारा किया था? इन सभी सवालों के जवाब के साथ आज निकपीडिया ओरिजिनल्स प्रेजेंट्स कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऑफ राजीव दीक्षित डेथ। चलिए डिटेल में इस किस्से की शुरुआत करते हैं। तारीख 30 नवंबर 1967, उत्तर प्रदेश का अलीगढ़, इसी जगह राजीव दीक्षित का जन्म हुआ था। राजीव दीक्षित ने ग्रेजुएशन में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीटेक और पोस्ट ग्रेजुएशन में आईआईटी कानपुर से एमटेक की पढ़ाई की थी। इस बात में कोई दोहराए भी नहीं है कि इनकी एजुकेशन के साथ कई कंट्रोवर्सी भी जुड़ी हुई, जैसे कि कानपुर आईआईटी से एमटेक वाले दावे को लेकर साल 2015 में एक आरटीआई डाली गई थी, जिसके जवाब में खुद आईआईटी कानपुर ने बताया था कि कोई राजीव दीक्षित नाम का स्टूडेंट उनके यहां से पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट में नहीं है। इसी के साथ एक और विवाद राजीव दीक्षित के नाम से जुड़ा था। वो ये था कि उन्होंने अपने कई वीडियोस या फिर कहें पब्लिक प्लेटफॉर्म में ये दावा किया था कि उन्होंने फ्रांस की यूनिवर्सिटी से पीएचडी की थी। साथ ही सीएसआईआर में एंटी ग्रेविटी में रिसर्च का काम भी किया था, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने इन कामों के सपोर्ट में किसी भी तरह का कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं करवाया था। ये रही बात राजीव दीक्षित के साथ जुड़ी हुई कंट्रोवर्सीज की। अब हम साल 1984 की तरफ चलते हैं। 1984 ही वो साल था जब इस देश में एक भयानक घटना घटी थी। इसी साल मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में यूनियन कार्बाइड गैस इंसिडेंट हुआ, जिसे भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से भी जानते हैं। अगर आप भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भोपाल गैस ट्रेजेडी की घटना के बाद से ही राजीव दीक्षित का नाम मीडिया की हेडलाइंस में आने लगा था। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह था कि भोपाल गैस कांड को लेकर राजीव दीक्षित ने विदेशी कंपनियों के खिलाफ एक आंदोलन चलाया था, जिस आंदोलन के लिए वो देश भर में घूमकर विदेशी कंपनियों के बारे में भाषण दिया करते थे। इसी दौरान उनकी कुछ लाइंस आज के शब्दों में कहें तो वायरल हो गई थी, जैसे कि उन्होंने कहा था, यूनियन कार्बाइड की घटना अमेरिका की सोची समझी साजिश है और उसे भारतीयों पर एक्सपेरिमेंट के तौर पर अंजाम दिया गया था। हालांकि इस स्टेटमेंट के भी उनके पास कोई सबूत नहीं थे। देखते देखते 25 साल बीत गए। साल आया 2009। ये वही साल था जब राजीव दीक्षित की जिंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला था, जैसे कि उन्हें एक नया दोस्त भी मिलने वाला था। इसी साल योग गुरु बाबा रामदेव की एंट्री राजीव दीक्षित की जिंदगी में होने वाली थी। ये वही दौर था जब बाबा रामदेव पतंजलि योग पीठ के जरिए आयुर्वेद में नाम कमाना शुरू कर चुके थे। इसी दौरान रामदेव की मुलाकात राजीव दीक्षित से हुई। तारीख आई 9 जनवरी साल 2009। बाबा रामदेव ने भारत स्वाभिमान नाम के ट्रस्ट की स्थापना की। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट इस मिशन के तहत बनाया गया था कि इस ट्रस्ट की मदद से भारत के स्वाभिमान को आगे बढ़ाया जाएगा
और हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। इस ट्रस्ट के फॉर्मेशन के बाद बाबा रामदेव ने राजीव दीक्षित को ट्रस्ट का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन और राष्ट्रीय सचिव भी घोषित कर दिया। कहा तो यहां तक जाता है कि रामदेव के इस फैसले के बाद ट्रस्ट के अंदर कई लोग ऐसे भी नजर आ रहे थे जिन्हें राजीव दीक्षित के बढ़ते हुए कद से जलन होने लगी थी। बाबा रामदेव और राजीव दीक्षित ने मिलकर काले धन के खिलाफ एक मुहिम भी शुरू कर दी। इसी के साथ दोनों ने यह भी योजना बनाई थी कि लोगों को अपने साथ जोड़ने के बाद 2014 में वो देश के सामने अच्छे लोगों की एक नई पार्टी का विकल्प रखेंगे और लोकसभा चुनाव में दावेदारी पेश करेंगे। वो दौर टीवी चैनल्स का दौर था। ये वही दौर था जब बाबा रामदेव आस्था और संस्कार चैनल में खूब नजर आया करते थे और उन्हीं चैनल्स की मदद से योग और आयुर्वेद का प्रचार किया करते थे। देखते ही देखते राजीव दीक्षित भी इन्हीं चैनलों में नजर आना शुरू हो गए। जैसा कि हमने आपसे शुरू में ही बताया था कि राजीव दीक्षित के पास एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट था। वो ये कि राजीव आम लोगों के बीच में भाषण बहुत अच्छा दिया करते थे। उन्होंने ऐसा ही काम शुरू किया। राजीव दीक्षित के भाषण का जादू चलने लगा। देखते ही देखते उनकी पॉपुलैरिटी दूसरे गुरुओं से भी ज्यादा हो गई थी। इस वक्त तक राजीव दीक्षित को अंदाजा नहीं था कि उनकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी कई लोगों की आंखों में खटकने लगी है। साल 2009 के नवंबर का महीना आया। रामदेव और राजीव दीक्षित के भारत स्वाभिमान आंदोलन को शुरू हुए कुछ महीने हो चुके थे। इसी दौरान राजीव दीक्षित का एक प्लान बना। उन्हें एक दौरे के लिए छत्तीसगढ़ जाना था। 26 से 29 नवंबर तक उन्हें छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह जाकर भाषण देना था और आम लोगों को स्वदेशी मूवमेंट के बारे में जागरूक करना था। तारीख आई 26 नवंबर 2010। पहले से तय शेड्यूल की वजह से राजीव दीक्षित छत्तीसगढ़ पहुंचे। वहां उनकी स्वदेशी मीटिंग्स का दौर शुरू हुआ। तमाम मीटिंग्स को खत्म करने के बाद 27 नवंबर को राजीव दीक्षित छत्तीसगढ़ के जांजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट के बारे में बोलने के साथ भारत के एक्स प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी कुछ दावा किया था। जैसे कि उन्होंने कहा था, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और एडविना एक ही कॉलेज में पढ़े थे और एडविना से दोनों लगे हुए थे। एडविना इतनी चालाक महिला थी कि दोनों को हैंडल करती थी। जिन्ना और नेहरू चरित्र के बेहद हल्के आदमी थे। इसी के साथ उन्होंने एक लाइन और कही थी। वो ये थी कि 27 नवंबर को बिलासपुर और 29 नवंबर को दुर्ग चलना है। तारीख आई 29 नवंबर 2010। राजीव दीक्षित छत्तीसगढ़ के दुर्ग पहुंचे। वहां उन्हें सुनने वालों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। उन्होंने अपने भाषण को खत्म किया और कहा, अब यहां से निकलने का समय हो चुका है। इतना कहते ही तुरंत राजीव दीक्षित अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े, गाड़ी में बैठे और उनकी गाड़ी दुर्ग से बाहर की तरफ निकल दी। गाड़ी दुर्ग शहर से कुछ किलोमीटर ही पहुंची थी कि बीच जंगल में अचानक राजीव दीक्षित ने गाड़ी रोकने को कहा। राजीव दीक्षित के शरीर से बहुत तेज पसीना बह रहा था। उनकी सांसें भी तेज चल रही थी। उनकी तबीयत खराब होती जा रही थी। तब राजीव दीक्षित के साथ उसी गाड़ी में आचार्य दयासागर, वो बाबा रामदेव के बहुत ही करीबी थे। जब उन्होंने राजीव दीक्षित की बिगड़ती हुई तबीयत को देखा तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपको क्या हो रहा है। इसके जवाब में राजीव दीक्षित ने कहा था, मुझे शायद गैस्ट्रिक की दिक्कत हो रही है, इसीलिए इतना पसीना आ रहा है। कुछ देर में सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। राजीव दीक्षित के द्वारा कही यह बात पुलिस के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में दर्ज है। उनकी ये बात सुनने के बाद आचार्य दयासागर को एहसास हुआ कि इनकी तबीयत ज्यादा खराब है। इसीलिए उन्होंने ड्राइवर से गाड़ी दुर्ग के पास एक आश्रम लेकर चलने को कहा। आश्रम पहुंचने के बाद राजीव दीक्षित सीधे वॉशरूम की तरफ बढ़े। वॉशरूम के अंदर जाने के बाद काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला। उन्होंने कई बार आवाज लगाई। आश्रम के कई लोग इकट्ठा हो गए। दरवाजे को तोड़ा गया। जैसे ही दरवाजा टूटा, सभी ने देखा कि वॉशरूम के फर्श में राजीव दीक्षित बेहोश पड़े हुए थे। आचार्य दयासागर के साथ कई लोगों ने मिलकर राजीव दीक्षित को उठाया और कमरे के बेड पर लेटा दिया। उनके ऊपर पानी छिड़का गया। कुछ देर में ही उनके शरीर में हलचल दिखी और धीरे धीरे उन्हें होश भी आ गया। इसके तुरंत बाद आचार्य दयासागर ने राजीव दीक्षित से कहा, आपकी तबीयत बहुत खराब है, हम लोगों को तुरंत हॉस्पिटल निकलना होगा। लेकिन राजीव ने आचार्य दयासागर की बात को नकार दिया और हॉस्पिटल जाने से मना कर, क्योंकि वो एलोपैथी इलाज नहीं करवाना चाहते थे। उन्होंने आयुर्वेदिक डॉक्टर को बुलाने को कहा। उन्होंने दवाई भी दी, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। जब राजीव दीक्षित की तबीयत लगातार खराब होने लगी, तब आश्रम के लोगों ने उन्हें भिलाई के पास अपोलो हॉस्पिटल के आईसीयू में उन्हें एडमिट किया गया। इसी के साथ दिल्ली लेकर जाने की तैयारी शुरू हुई। लेकिन इसी बीच तारीख आई 30 नवंबर 2010 की रात करीब 2 बजे। आईसीयू का गेट खुला और डॉक्टर्स की टीम बाहर आई। उन्होंने लोगों से कहा, अब इस दुनिया में राजीव दीक्षित नहीं रहे, उनकी मौत हो चुकी है।
डॉक्टरों के अनुसार उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक था। डॉक्टर्स के इस स्टेटमेंट के बाद सभी हैरान रह गए। एक आदमी जो पिछले 20 सालों से कभी बीमार नहीं पड़ा था, जिसे ना ही बीपी की शिकायत थी और ना ही कोई दूसरी, जो खुद को हमेशा निरोगी और स्वस्थ कहता था, उसकी अचानक मौत। इसी के साथ एक सवाल और लोगों के मन में उभर रहा था। वो ये था कि मौत की असली वजह पता करने वाला प्रोसेस पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया था। पोस्टमार्टम हुआ नहीं और डॉक्टर्स ने ये बात हर जगह फैला दी कि राजीव दीक्षित की मौत दिल का दौरा पड़ने से हो चुकी थी। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके घर अलीगढ़ नहीं भेजा गया, बल्कि राजीव दीक्षित की डेड बॉडी को बाबा रामदेव के पतंजलि योग पीठ हरिद्वार लाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब बात एक ऐसी थ्योरी की जिसका जिक्र राजीव दीक्षित के चाहने वाले अधिकतर करते हैं कि जब राजीव दीक्षित का शव हरिद्वार पहुंचा तब उनका शव बैंगनी और नीला पड़ गया था। उनकी स्किन उधड़ी लग रही थी, नाक के आसपास काले नीले रंग का खून जमा हो गया था। ये देखकर वहां मौजूद लोगों को शक हुआ कि ये नेचुरल डेथ नहीं बल्कि इन्हें जहर दिया गया था। ये देखकर कई लोगों ने आवाज भी उठाई और पोस्टमार्टम की मांग की, लेकिन पता नहीं क्यों पर हरिद्वार में मौजूद राजीव दीक्षित के परिवार ने पोस्टमार्टम से मना कर दिया। साल 2017 में बाबा रामदेव से जुड़ी एक किताब आई थी, गॉडमैन टू टाइकून। किताब में राजीव की हत्या से जुड़े कई और सवालों को उठाया गया था। बाबा रामदेव इस किताब के खिलाफ कोर्ट में गए और दलील दी कि किताब में कई बातों से उनकी छवि को नुकसान हो सकता है। कोर्ट ने बाबा रामदेव के दावे को स्वीकार करते हुए किताब पर बैन लगा दिया था। ये थी कहानी मोस्ट डिमांडेड केस की। ये थी कहानी एक ऐसी मौत की जिसके बारे में आज भी जस्टिस की आवाज उठती रहती है, लेकिन आज भी किसी को नहीं पता कि आखिर राजीव दीक्षित की मौत के बाद पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया था। अगर पोस्टमार्टम हुआ होता तो यह सवाल हमेशा के लिए दफन हो जाता कि राजीव दीक्षित की नेचुरल डेथ हुई थी या फिर उनका हुआ था मर्डर। और किस केस के बारे में आप डिटेल्ड में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिए निकपीडिया। जय भारत, जय हिंदुस्तान। शुक्रिया।